नमो नमः। आज हम भूमि संसाधन के अंतर्गत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले कालखंड में भूमि उपयोग, हमारे देश में जो भूमि है, अलग अलग प्रकार की भूमि है, उसका उपयोग, उसका प्रतिशत, चूँकि भूमि का उपयोग हमेशा एक समान नहीं रहता, बदलता रहता है, तो 1950 और अब की स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करके जानकारी प्राप्त किए हैं, पढ़े हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में 1950-51 में भूमि का कितना प्रतिशत था, अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत है, 1950-51 में प्रति भूमि का कितना प्रतिशत था, अभी वर्तमान में प्रति भूमि का प्रतिशत कितना है, ये सब जानकारी हमने पढ़ लिए हैं। वन भूमि है, उपवन भूमि है, चराई भूमि है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण। सरकार को विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए जमीन चाहिए होता है, जैसे सड़क बनाना है, बांध बनाना है, अस्पताल बनाना है, या विभिन्न कार्यों के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि उस ज़मीन पर सरकार का या कुछ लोगों का अधिकार होता है, तो लोग जो है, चूँकि भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा आसानी से नहीं होता, कोई निजी संस्थाएं भी होती है, जैसे कोई अस्पताल बनाना चाहते हैं या और किसी कार्य के लिए भूमि को लेना चाहते हैं, लेकिन मिल भी जाता है तो किसानों को उनका मुआवजा, या जिसका ज़मीन होता है उसका मुआवजा उसको बहुत कम मिलता है। तो इस संबंध में 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून बना है, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण। सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए जमीन की व्यवस्था करती है। अक्सर इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जमीन की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि कई गांव के लोग इससे इनसे उस भूमि से उनको विस्थापित होना पड़ता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ऐसे में उचित मुआवजा कैसे तय किया जाए, इसको लेकर विवाद रहा है, और इसी संबंध में 2013 में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो निम्नलिखित है। पहला है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार पहला बिंदु है, इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है। दूसरा बिंदु है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। केवल इसमें एक दो व्यक्ति या कुछ लोगों की सहमति आवश्यक नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं या जितने लोग प्रभावित हैं उनका 80% सहमति होना आवश्यक है, तभी उनके भूमि को लिया जा सकता है। तीसरा बिंदु है, विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। तीसरा अगला बिंदु है, केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहु फसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहण किया जा सकेगा। यदि अति आवश्यक होगा तभी
जो कृषि योग्य भूमि है, बहुफसलीय भूमि है, उसको गैर कृषि कार्य के लिए लिया जा सकता है। अन्यथा जो कृषि कार्य योग्य भूमि है उसको अन्य कार्यों के लिए नहीं लिया जा सकता है। अगला बिंदु है केवल अधिग्रहण से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। यदि उस भूमि को अधिग्रहण लिया जाता है तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी अध्ययन या जानकारी लिया जाएगा। अगला बिंदु है भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। अगला बिंदु है जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता। जैसे कृषि के लिए है तो कृषि कार्य के लिए, या जिस कार्य के लिए उसी प्रकार के कार्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता है तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाता है। यदि किसी किसान से या किसी भी व्यक्ति से भूमि लिया जाता है किसी कार्य के लिए, लेकिन 5 वर्ष से अधिक हो गया और उस कार्य पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो 5 वर्ष पश्चात वह भूमि फिर से उस किसान या भूस्वामियों के पास चला जाएगा। अगला बिंदु है सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो इस प्रकार सन 2013 में सरकार द्वारा भू अधिग्रहण अधिनियम मतलब कानून ये बना था, जो कि सभी के लिए, जमीन लेने वाले के लिए और जमीन देने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा जो कानून बना था। तो कई उद्योगपति व सरकारी अफसर जो नए उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहते हैं यह शिकायत कर रहे हैं कि इस कानून के कारण उन्हें ज़मीन मिलना बहुत कठिन और महंगा हो गया है। लेकिन इसीलिए तो कानून बना है कि किसी अन्य कार्य के लिए, जैसे कृषि कार्य है तो कृषि कार्य के लिए जिस भूमि में कृषि कार्य हो रहा है उसको यदि किसी कंपनी की व्यवस्था करना है, कारखाना लगाना है तो कृषि योग्य भूमि कम हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने यह कानून बनाए हैं। अब आगे देखते हैं मृदा जमीन के अंदर जैसे हम कुआं की खुदाई करते हैं तो मृदा की जो है अलग अलग परत, कभी उसकी जो अलग अलग परत देखने को मिलता है, कभी चट्टानी मिट्टी तो इस प्रकार से हम अभी मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा, इसके अंदर मृदा कितने प्रकार की होती है और पृथ्वी में मृदा का निर्माण कैसी होती है, मृदा के कौन कौन सी परत है, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे मृदा की मुख्य रूप से 3 परत है। सबसे पहला ऊपर में जैविक परत, फिर बीच में खनिज परत और नीचे में आधारिक परत। और उसको किस किस नाम से अंग्रेजी में उनका नाम निर्धारित है। जैसे ऊपर जैविक परत को O और A के बीच में रखा गया है, उनको O परत O और A के बीच में रखा गया है। उसी प्रकार से खनिज परत को A और B के बीच में रखा गया है, A और बीच में खनिज परत को, और अंतिम जो है आधारिक परत उनको B और C के बीच में रखा गया है। इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 परत है, उसको हम विस्तार पूर्वक फिर से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम भू संसाधन की बात करते हैं, जब हम भू संसाधन यानी भूमि संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वनस्पति उगती है वो मृदा कहलाती है। हम सामान्य रूप से भूमि संसाधन या भू संसाधन उसको कहते हैं जिस पर
वनस्पति उगती है ऊपरी परत, हम उसको साधारण तौर पर मिट्टी कहते हैं या भूमि कहते हैं। तो मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है। मृदा कैसे बनती है? चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटने से मृदा का निर्माण होता है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका है। चट्टानें गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर फूटती है या घिसती है, जिससे बारीक कण अलग हो जाते हैं। इससे वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं। वनस्पति व जानवरों के, जैसे वनस्पति सड़े गले पत्ते या जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। मृदा से वनस्पतियाँ पोषण प्राप्त करती है और अन्य जीव व जानवर वनस्पतियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृदा न केवल जीवधारियों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि इसका उपयोग ईंट, बर्तन, खिलौने, मूर्ति, खपरा आदि निर्माण में भी किया जाता है। ग्रामीण भारत में मकानों की जो दीवारें हैं या दीवारों एवं फर्श की लिपाई पोताई मिट्टी से ही किया जाता है। अगर आप कभी मकान की नींव या कुआं खोदते हुए देखे होंगे तो पाएंगे कि मिट्टी जमीन पर कई परतों में बिछी हुई दिखाई देती है, अलग अलग परतों में दिखाई हुई देती है। मृदा की इन 36 परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जैसे आप चाहे कुआं हो या घर की नींव जो खुदाई करते हैं काफ़ी गहरा, तो अलग अलग परत देखने को मिलते हैं। तो इन 36 परतों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। मृदा की परतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे अभी बताया था, पहला है जैविक परत, दूसरा है खनिज परत और तीसरा है आधार परत। नीचे दिए गए चित्र को आप देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मिट्टी की जो परत है, पहला जैविक परत, O और A के बीच खनिज परत और उसके बाद आधारी परत। इस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं जैविक परत, यह किनसे बनती है और किस प्रकार से इस परत का निर्माण होता है। यह सबसे ऊपरी परत है जिसमें O और A सम्मिलित है। अभी आपको चित्र में दिखाया गया था। सबसे पहले जो जैविक परत है O और A के बीच में इस परत का निर्माण होता है और O परत में पेड़ पौधे और जंतुओं के अपघटित अंश मिलता है, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। जीव जंतुओं के अपघटित अंश या वनस्पतियों के अपघटित अंश में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। इसके नीचे ए परत होती है। ओ परत के नीचे ए परत होती है जो खनिज परत होती है, किंतु यह ओ परत से अधिक प्रभावित होता है, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता होती है और जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। नदी घाटी के निचले भागों में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है। नदी घाटी जो काफ़ी जो जमीन जो है घिस करके चले गए, बह गए थे, लेकिन अब बाद में उसमें जैविक परत जम जाते हैं। तो नदी घाटी के निचले परत में इसकी मोटाई सर्वाधिक होती है और जैविक परत पर कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियाँ उगती हैं। इस कारण यह परत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु अपरदन का प्रभाव सबसे पहले इसी परत पर पड़ता है। ये बाढ़ आदि आ जाता है, बाढ़ या तो ये जो ऊपरी परत है, बाढ़ का पानी इस मिट्टी को बहाकर ले जाती है। तो अपरदन का जो प्रभाव है सबसे पहले इसी जैविक परत पर पड़ता है और फसलों के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हो या कचरों का निस्तारण हो, सभी इसी परत को प्रभावित करते हैं। दूसरा है मृदा के अंतर्गत दूसरी परत है खनिज परत। यह बीच की परत होती है
जिसमें बी परत सम्मिलित है। अभी आपको चित्र में दिखाया गया था। यह खनिज परत होती है जिसमें जीवांश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। इस परत तक उन पौधों की जड़ें पहुंचती है जिसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप टमाटर की जो पौधे की जड़ जैविक परत तक सीमित होती है, जबकि आम के पेड़ की जड़ इस जैविक परत तक पहुंच जाती है, काफ़ी गहरे जाते हैं। इस प्रकार की जो खनिज परत तक इस प्रकार से जो काफ़ी जो जड़ वाले जो पौधे होते हैं यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा है इस भूमि परत की अगला परत है आधार परत। यह सबसे निचली परत है। इसमें सी और आर, सी ऊपर उसके बाद आर नीचे, सी और आर परत सम्मिलित है, जिसमें आर आधारी चट्टान होती है जिसके विखंडन से सी परत का निर्माण होता है। भारत में मृदा का वितरण। भारत में मृदा का वितरण। मिट्टी के प्रकार। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ वन है वहाँ पर वन मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान जैसे रेतीला जो स्थान है शुष्क मिट्टी पाई जाती है। तो 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, नदियों के किनारे नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहाँ काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा है लाल एवं पीली मिट्टी। हमारे छत्तीसगढ़ के काफ़ी स्थानों पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तीसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत महीन कण होते हैं और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो जहाँ पर अधिक वन जंगल है वहाँ पर वन मिट्टी पाई जाते हैं। और जहाँ पर शुष्क स्थान है, सूखे स्थान है, वहाँ पर रेतीले मिट्टी अर्थात शुष्क मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार 6 प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाए जाते हैं। उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में मृदा का वितरण। मृदा अर्थात मिट्टी। अपने देश में मुख्य रूप से 6 तरह की मृदाओं का फैलाव है। इसमें प्रमुख है जलोढ़ मृदा, जो नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। यह अत्यंत उर्वर मृदा है। उर्वर अर्थात उपजाऊ और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार और आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। उसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसलिए लाल रंग के हो जाते हैं। और इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। इस प्रकार से लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत के पश्चिमी प्रांतों में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में कन्हार बोलते हैं, कन्हार मिट्टी, जो कि कपास, गेहूँ आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। एक बार खेत पे पानी भर गया इस प्रकार के मृदा में तो जल्दी पानी जो है नहीं सूखता। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। भारत के अधिकांश वर्षा वाले प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व बह जाता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा के कारण इसका जो उपजाऊ जो
सतह है बह जाता है और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण इस पर खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा थार मरुस्थल में शुष्क मृदा और हिमालय पर पर्वतीय वन मृदा पाई जाती है। मानचित्र में दिया गया नीचे में आप देख सकते हैं, यदि पुस्तक आपके पास होंगे तो पुस्तक में देख सकते हैं किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की मृदा जो पाई जाती है। 6 प्रकार की जो मृदा है मानचित्र में दिया गया यहाँ पर। तो आज सिर्फ इतना ही। अगले कालखंड में हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण और उनके संरक्षण के उपाय। भूमि का कटाव या भूमि का हो जाए नुकसान या प्रदूषण अधिक मात्रा में हो रहा है, तो किस प्रकार इस निम्नीकरण को रोका जाए, अर्थात उनका संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, इस पर हम अगले कालखंड में पढ़ेंगे। और इनके प्रश्नों के उत्तर है उसको आप लोग कापी में लिखेंगे। धन्यवाद।